जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के गुमराह करने के एजेंडे आपके बीच में लागू किए जाएंगे। तमाम रोने पीटने की बात की जाएगी, तमाम सपने आपको दिखाने का, आपको गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। मगर मेरी एक बात को मान लेना, जो बात आपसे कह रहा हूं, मेरे याद है मैं लखनऊ आया था, अमन की जान गई थी, पुलिस के कर्मचारियों ने पीट पीट के उसको मार दिया। मेरे याद है लखनऊ में घर टूट रहे थे और हमारा नौजवान नेता अनिकेत सीना तान के उस बुलडोजर के सामने खड़ा था। मेरे आज भी याद है, मैं नहीं भूला, मेरे याद है। और वो ये कह रहा था कि एक दिन हमारे भाई को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आ जाने दो, हम आपको बताएंगे कि हिसाब किताब कैसे होता है। ये बात वो कह रहा था, मेरे याद है। हालांकि मैंने उसको फोन पे कहा कि पुलिस तो सरकार की होती है भाई, इनसे क्या लड़ना, बेचारों से, अधिकारियों से क्या लड़ना, ये तो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं। जैसा सरकार इनको कहती है ये बेचारे वैसा करते हैं। ये किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, ये तो व्यवस्था में बंधे हुए हैं। तो इनसे नाराजगी मत करो। तब उन्होंने मेरी बात को समझा। यही लखनऊ आपको याद होगा कि एक वो बेचारे काम तो चाय बेचने का करते हैं, दुकानें उनकी हमारी में से चलती है, और वो यहां लखनऊ में खड़े होकर कह रहे हैं कि मनुस्मृति अच्छी है और संविधान बेकार है। तो जैसे ये फौज वहां गई और उनसे कहा कि बताइए क्या अच्छा है, तो कहा संविधान अच्छा है, और माफी मांगने का काम किया। ये लखनऊ आपको याद होगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि लोग माफी ना मांगे, लेकिन लोग दिल से संविधान को माने। देखो, संविधान से दिक्कत किसको है? जो गैर बराबरी को मानता हो, किसी जाति धर्म का, जो छुआछूत को मानता है, जो ऊंच नीच को मानता है, जो गरीबों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं देखना चाहता, जो आज भी चाहता है कि वो गरीबों के बच्चों को नोच ले और मनुस्मृति के हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपने घर में आराम से पढ़ के सोए। वो लोग चाहते हैं कि ये संविधान, वो लोग ये कहते हैं कि संविधान बुरा है, जबकि सत्य ये है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा संविधान कहीं है और सबसे महान संविधान कहीं है तो वो भारत में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने लिखा। वो लोग चाहते हैं मैं किसी की जमीन छीन लो, मुझसे किसी ने आग उठा के देख ली, मैं उसकी खाल उतार लूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आपने देखा किस तरह पिछले 2 महीने में अपराध की बाढ़ आई है, बारातें रुक रही, बारातें तो जिंदा लोगों की हैं लेकिन मरने वालों की अर्थियां रुक रही। आज भी इतना भेदभाव है। इसका जीता जागता उदाहरण सुनो। ग्वालियर में चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्डर किया था कि ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि न्यायपालिका की नहीं मानते हो, न्यायपालिका की नहीं सुनते हो, हम न्यायपालिका की मानते हैं। उन्हीं लोगों ने चीफ जस्टिस को मध्य प्रदेश के ऑर्डर को ना मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगने नहीं दिया। वो ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर, जो पहले कानून मंत्री थे, जो संविधान के रचयिता थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता है, जो करोड़ों नारियों के, जो तमाम जाति धर्म की नारियां हैं, जो उनके मुक्तिदाता थे, उनकी स्टैचू नहीं चाहते, वो राजस्थान हाईकोर्ट जैसे मनु महाराज की स्टैचू वहां लगवाना चाहते हैं। ये फर्क है हम लोगों में और उनमें। हम न्यायप्रिय लोग, और वो गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं। आप महसूस करो, आज भी इतना जातिवाद, इतना भेदभाव, इतना अन्याय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से प्रदेश, उदाहरण है अभी बिजली विभाग, विद्युत विभाग को जिस तरह से निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी को उसका पक्ष सुने बगैर आप उसको दंडित नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी को आप यहां ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अगर कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो आंदोलन करेंगे तो हम उनको नौकरी से निकालने का काम करेंगे। मैं चैलेंज करके सरकार को कह रहा हूं, एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करके देखना, फिर आजाद समाज पार्टी आपको बताएगी कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, संविधान पे हमला करने वालों से कैसे मुकाबला किया जाता है। प्यारे साथियों, निजीकरण उदाहरण है
बैकवर्ड में सिर्फ हिंदू बैकवर्ड नहीं है, मुस्लिम बैकवर्ड के लोग भी आरक्षण की वजह से नौकरी करते हैं। एक तरफ डिजिटल के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रतिनिधित्व को पैरों के तले रोंदा जा रहा है। यह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। आप महसूस करके देखो, आज संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, क्योंकि मैंने गैर बराबरी का स्तर आपको बता दिया है कि आप जज हो, आप वकील हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, किसी भी जाति, किसी भी पोस्ट पे हो, आपकी जाति कभी नहीं जाती, छुआछूत भेदभाव आपके साथ नहीं खत्म होता। आप महसूस कीजिए इस व्यवस्था में जहां आज भी इतना भेदभाव है, इस आरक्षण की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम नुनिया, चौहान, तमाम जातियों के लोग इस आरक्षण की वजह से, इस भेदभाव के बाद कुर्सियों पे आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जज बने हैं। और उसके साथ चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जितनी जातियां शेड्यूल कास्ट की उत्तर प्रदेश में 66 जातियां, वो सब लोग अगर इस भेदभाव के बाद आगे बढ़ने का अवसर उनको मिला है, नौकरी रोजगार मिला है, तो इस आरक्षण की वजह से मिला। एक तरफ ये 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम जो है, उस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने का काम करते हैं। एक तरफ ये 2019 में आरक्षण के विरुद्ध ईडब्ल्यूएस लाके, मैंने आपको कहा था कि आपको नेता पहचानना हो तो उसके कर्मों के आधार पर पहचाने, उसकी जाति के आधार पर नहीं। आप महसूस करके देखो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस मंच पे, मेरी बात को एकदम हाथ करके नकार देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। क्या ईडब्ल्यूएस संविधान सम्मत है? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्या आर्थिक आधार पर है? तो ईडब्ल्यूएस जब लागू और हमारे नेताओं ने हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया, तो बताओ वो संविधान पे हमला था या नहीं था? बताओ। और मैं कहता हूं कि आजाद भारत में संविधान पे इससे बड़ा हमला नहीं हुआ होगा, क्योंकि कमजोर वर्गों के बहुत सारे हिस्से को लूटने का काम इसके पीछे दरवाजे से किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आज का बैकलॉग उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि पहले जिस बैकलॉग से हजारों बच्चे नौकरी लगते थे, आज वो चीर हो गया। पहले गांव से हर साल कुछ बच्चे पटवारी बनते थे, कुछ बच्चे सेक्रेटरी बनते थे, कुछ लोग अर्धसैनिक बलों में जाते थे, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, कुछ बच्चे टीचर बनते थे, कुछ बच्चे पुलिस में जाते थे, कुछ रेलवे में जाते थे। अब बताओ, कोसों कोसों दूर भी नहीं पता लगता किसी का बच्चा रोजगार पे लगा है। और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए सरकार सारे इंतजाम कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं भविष्य की तरफ देखता हूं और मैं बुद्धिजीवियों की तरफ देखता हूं, तो मुझे महसूस होता है कि हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद सरकारी नौकरी नाम की चीज भी ना रहे। और जिस दिन सरकारी नौकरी चली जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना, फिर आप थाने में, कचहरी में, किसी दफ्तर में न्याय मांगने जाओगे तो न्याय की जगह आपको जूते लगने का काम होगा, क्योंकि आज सब कुछ होते हुए न्याय नहीं मिलता। आपने देखे क्या हाल है? उत्तर प्रदेश की सामंतवादी सरकार क्या कर रही है? कितने लोग, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक अध्यापक को, वो वीडियो तो पुराना 2018 का, पुलिस के लोग थाने में पीटने का काम कर रहे थे। कितने ऐसी जगह जहां रेप होने के बाद, हत्या होने के बाद, और मैं तो गजब की बात पढ़ रहा हूं, पिछले 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मार के लटका दिया गया और पुलिस ने उसका खुलासा किया है कि उसने खुदकुशी कर ली है। और कोई अगर परिवार का व्यक्ति पूछ रहे कि तथ्य क्या है साहब, किस आधार पे, तो पुलिस के लोग बुर्रा कहते, बताऊं तुझे, अभी तुझे जेल भेज दूंगा। और बेचारे गरीब लोग चुप हो जाते हैं कि जेल ना जाना पड़ जाए। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस की पिटाई से लोगों की जान गई और उनपे एक ही लाइन लिखी आती है अखबार में कि सीने में दर्द होने से जान गई। आप समझो, आईपीएस साहब, पूर्व आईपीएस साहब यहां बैठे हुए हैं, उनका अनुभव बड़ा है इस मामले में, लेकिन मेरे पास भी अनुभव, हालांकि मैं पुलिस का सबसे बड़ा हिमायती हूं। आपको पता होगा, पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, जैसे और कर्मचारियों को मिलती है,
उनकी वेतन विसंगता दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, इसकी मांग अगर किसने उठाने का काम किया तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया। और सिर्फ काम ही नहीं किया, मैं जिस कमेटी में हूं, हमारे साथी जानते हैं, रिपोर्ट बन रही है, अगले 2-3 साल के अंदर रिफॉर्म होगा और पुलिस के भाइयों की भी जो समस्या है उनको भी हम लोग खत्म कराने का काम करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं। तो देश में चाहे निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हो, समाज को बेचारा आराम से घर बैठा, रास्ता कौन दिखाता है? ये प्रबुद्ध समाज, कि भाई ये है, जैसे 200 पॉइंट रोस्टर को हटा के 13 पॉइंट रोस्टर आया, किसने रास्ता दिखाया? प्रबुद्ध समाज, दुश्मन ने नहीं दिखाया। जैसे एससी एसटी एक्ट पे हमला हुआ, किसने रास्ता दिखाया? प्रबुद्ध समाज ने। जैसे निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कौन चर्चा कर रहा है? प्रबुद्ध समाज। इसी प्रबुद्ध समाज को कह रहा हूं कि 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा हक वंचित समाज के, वैचारिक समाज के ऊपर, 15 साल का। और 15 साल में तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग है, उसकी मरम्मत ना हो तो वो जर्जर हो जाती है। आप क्यों नहीं उठ के जागते हो यार? क्यों नहीं जागते हो? क्यों नहीं समझते हो कि इस 15 साल में आप 30 साल पीछे चले गए और अगले 5 साल और लगे तो आप 50 साल पीछे चले जाओगे? क्यों नहीं समझते? इसलिए आपको जगाने और इनको समझाने के लिए निकले हैं कि जागे हुए लोग इन संघर्ष करने वाले लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते, तो बात आगे बढ़ जाए। प्यारे साथियों, बात मुस्लिम समाज की हो रही थी।